नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कल 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस अहम पड़ाव पर राज्य सरकार चंद्रखुरी के कौशल्या माता मंदिर में जश्न मनाने का फैसला कर चुकी है और इसकी जमकर तैयारी। कांग्रेस ने जो कहा सो किया, इस टैगलाइन के साथ सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने मंत्रियों और तमाम नेताओं के द्वारा जनता तक पहुंचा रही। सरकार के मंत्री कांग्रेस का दावा जो है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा जो है, इन सबको जनता के बीच ले जा रहे हैं। प्रदेश को नई दिशा के साथ आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया, ये संदेश दे रहे हैं। लोगों के लिए भूपेश है तो भरोसा है नया नारा बन चुका है, इस बात को स्टैब्लिश करने का प्रयास है। हालांकि बीजेपी विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जाहिर तौर पर इस अहम पड़ाव पर सरकार के कामकाज की समीक्षा बहुत स्वाभाविक है। सवाल सबसे बड़ा ये कि विकास के पैमाने पर सरकार को कितने अंक देगी जनता भी और तमाम लोग। अपने वायदों को पूरा करने और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सरकार का परफॉर्मेंस कैसा, चर्चा करेंगे इस पर, सुनेंगे पक्ष को। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं करीब 2 साल पहले भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 15 सालों से काबिज बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया। वो दिन था 17 दिसंबर 2018 का। इसी दिन छत्तीसगढ़ को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने प्रदेश में विकास के लिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति और अस्मिता को आधार बनाया। गांव, किसान और आदिवासियों के उत्थान पर सबसे पहले फोकस किया। अब जब भूपेश सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं तो सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। जो कहा सो किया। कांग्रेस संगठन इसी टैगलाइन के साथ सरकार के कामों और योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब एक नारा बन गया, भूपेश है तो भरोसा है। आम जनता का भरोसा हासिल करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी सरकार ने सफलता अर्जित की है। जो जनता से वायदे किए थे, अधिकांश वायदों को पूरा करने में अपने केवल इस 2 साल के ही कार्यकाल में हम लोग सफल हुए हैं। तुहर द्वार, तुहर विधायक, तुहर द्वार के माध्यम से हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और जो लोग हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके पास भी जाकर उनकी समस्या को पता करके कैसे उसका निदान करना है, कैसे उस समस्या का समाधान करना है, उसको लेकर लगातार नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन के लोगों के साथ बात करके उसको ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बीते 2 साल में सरकार ने किसान, आदिवासी, युवा, महिला सभी वर्गों के लिए काम किया। बहरहाल कांग्रेस जहां भूपेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर तंज कसते हुए सरकार की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा जनता के बीच खोलने की तैयारी कर रही है। इस 2 साल का यदि पूरे छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से देखेंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया, तो मुझे लगता है कि सरकार की असफलता अब सारे सामने आना शुरू हो गई है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में बड़े बड़े जो वायदे किए गए कि हम पूरी कर्जा माफ करेंगे, आज किसानों को नोटिस मिल रहा है, ये सरकार की असफलता है। पिछले 2 सालों में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, पूरी तरह असफल साबित हुई है, पूरी तरह नकारा साबित हुई है। और 2 साल में अगर कोई कहेगा कि सरकार को कितना नंबर देना चाहिए तो मैं 0 नंबर दूंगा। भूपेश सरकार के इस अहम पड़ाव पर कांग्रेस के पास उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है, तो वहीं बीजेपी के पास आरोपों की झड़ी। सवाल ये, आखिर इन 2 साल में कहां पहुंचा छत्तीसगढ़ और आने वाले 3 साल के लिए कांग्रेस सरकार का क्या एक्शन प्लान है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दल कोई भी हो, जो सरकार में आता है, जो सत्ता में आता है, वो अपने विजन के मुताबिक सरकार चलाता है, सरकार की नीतियां तय करके प्राथमिकता के आधार पर काम करता है। और एक बात पूरी तरह तय है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता को उभार कर सामने रखकर इस सरकार ने 2 साल तक काम किया है और आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें एक नया रंग, राम मंदिर का, राम पर जितनी भी सियासत हम देश में देखते हैं उसके कुछ रंग यहां पर भी दिख रहे हैं। एक तरह से जवाब भी तैयार है, जिस तरह जश्न की तैयारियां की जा रही। विपक्ष के आरोप भी आपने सुने, उनके अंक 0 देते हैं, ये भी आपने सुना। लेकिन अब हम सुनेंगे पैनल को और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस 2 वर्षों में प्रदेश को क्या मिला, पार्टियों की उपलब्धियों के अलावा। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा जी।
सर, हमने लगातार देखा इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ की माटी की महक, अस्मिता, कल्चर की वो सारी बातें जो पहले होती थी लेकिन इस तरह से नहीं होती थी जैसे इस 2 साल में। ऐसा लगा कि सरकार की यही यूएसपी बन गया। देखिए पुनीत जी, आपने जो बात की है कि सरकार ने छत्तीसगढ़ अस्मिता की जो बात की है और वो ही यूएसपी बन गया सरकार की, तो उसमें आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जो किसान हैं। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात जो नारा अभी चल रहा है वो उनके जीवन शैली का एक हिस्सा है। उसको कार्य रूप में परिणित करना वो उनकी प्राथमिकता में भी रहा है। उन्होंने देखा कि जो पिछले कुछ सालों में जिस तरह की बातें हुई और कुछ लोगों को ये ऐसा लगा, प्रदेश के एक बड़े वर्ग को ऐसा लगा कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उनकी संस्कृति पे हमला हो रहा है और उसको संरक्षित करने का काम नहीं हो रहा है। तो जो छत्तीसगढ़ी गीत की बात करें आप, उसको उस पर अरपा पैरी के धार, वहाँ से उन्होंने एक तरह से बोला जाए कि उसको और धार दी उस गीत से। और छत्तीसगढ़ी जो 30 त्यौहार होते हैं वो मनाए जाते थे, लेकिन वो शासन के स्तर पर उतने वृहद स्तर पर नहीं मनाए जाते थे। तो वो भी एक बड़ा रीजन रहा है। फिर लगातार उन्होंने उन चीज़ों पर केंद्रित किया जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से अभी के यदि पिछले 6 महीने की बात करें तो सरकार ने औद्योगिकरण की दिशा में बहुत तेज़ी से MOU किए हैं, बहुत इन्वेस्टर के साथ उनके समझौते हुए हैं। लेकिन जो उन्होंने एक काम किया कि मासिस का मेरा मतलब है छत्तीसगढ़ की जो बहुसंख्यक आबादी है वो कृषि आधारित है और ज़्यादातर परिवार, यदि मैं बोलूँ कि 35 लाख परिवार से ज़्यादा परिवार किसान परिवार हैं और प्रदेश का जो बड़ा हिस्सा है वो 2 चीज़ों में ही बटा हुआ है, या तो वन में बटा हुआ है या फिर कृषि में बटा हुआ है। उसके अलावा एक हिस्सा औद्योगिकरण का भी है। लेकिन औद्योगिकरण का लाभ रोजगार के रूप में भी होता है, रेवेन्यू के रूप में भी होता है, लेकिन मासिस को जो लाभ है वो या तो वनोपज आधारित है या फिर कृषि आधारित है। तो छत्तीसगढ़ की चूँकि जो 30 त्यौहार जिस अस्मिता की आपने बात की वो सब छत्तीसगढ़ की खेती संस्कृति और उससे जुड़े हुए चीज़ें हैं। चाहे हरियाली तीज की बात कर लें, चाहे आप गोधन की बात कर लें, चाहे इस तरह की जितनी भी चीज़ें शुरू होती हैं एक सीरीज़ में जो त्यौहार आते हैं वो उनका सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ से जुड़ाव है। कार्तिक पूर्णिमा की बात कर लें तो सीएम ने इन सब चीज़ों को ध्यान रखा और उन पर उनका ऐसा जिस तरह से किया ताकि ये संदेश जाए कि जो छत्तीसगढ़ का आम आदमी है, गांव में रहने वाला आदमी है, किसान है, जो सुदूर अंचल में रहने वाला आदमी है, वो कहीं से इग्नोर नहीं है। जितने भी आप त्यौहार देखिए, जिस तरह से सीएम का उसमें पार्टिसिपेशन रहा। और एक बात आपने जो राम वाली की, राम तो सार्वभौमिक हैं, पूरी दुनिया के राम हैं। तो राम का पर ननिहाल छत्तीसगढ़ में है, माता कौशल्या का मंदिर यहाँ पर है, चंद्रखुरी में मंदिर है। लेकिन पिछले कुछ साल जब से हम बोलेंगे मध्य प्रदेश बना, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ बना, तो जो उस दिशा में काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। भूपेश बघेल जी को एक बात समझ में आई कि हम अपने प्रदेश की बात कर सकते हैं, अपने प्रदेश की संस्कृति और यहाँ की जो 30 त्यौहार है उनकी बात कर सकते हैं, यहाँ के खान पान उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन हमको एक उस चीज़ को भी देखना है जो भारतीय राजनीति के केंद्र में भी है और आस्था का केंद्र भी है। तो इसलिए उन्होंने राम जो वन गमन पथ की जो यात्रा चल रही है अभी प्रदेश में, जो 2 सिरे से शुरू हुई, एक रामाराम से शुरू हुई और वहाँ पर कोइया जिले से शुरू हुई, भरतपुर सोनहट से जो शुरू हुई, ये दोनों का जो एक तालमेल सामने आ रहा है और सीएम ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसने 15 साल तक यहाँ शासन किया उसके लिए शायद ही भूपेश बघेल कोई मुद्दा छोड़ें या उनको एक नए मुद्दे की तलाश करनी होगी यदि उनको सत्ता की तरफ जाने का रास्ता बनाना है। जी, राजनीतिक कुशलता के मायने में अगर देखें तो उस पर थोड़ी देर बाद आऊँगा। पहले जो आपने सबसे पहले शिरीष जी जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें की कि सबसे पहले सत्ता संभालते ही किसान से जुड़ा प्रॉमिस पूरा करना, फिर आदिवासियों की ज़मीन लौटाना और इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ अस्मिता के तमाम प्रतीकों को भरपूर तरीके से सामने रखना और इसे राजनीति के मायने से कहें तो एक्सप्लोर करना, जिसमें कहीं कोई गलत नहीं लगता, जो यूएसपी थी उसको उभारा।
लेकिन पिछली सरकार के आप तीनों टर्म देखें और ख़ासतौर से दूसरा और तीसरा टर्म देखें तो शिरीष जी उसमें स्मार्ट हर चीज़ को करने की कोशिश थी। स्मार्ट वर्ड छा गया था, स्मार्ट शहर, स्मार्ट रोड, स्मार्ट सिटी, हर तरीके से ऐसा लगता था कि प्रदेश को स्मार्ट बनाना है। अब ऐसा लगता है कि हम जो गांव में, गरीब में, आदिवासियों में, किसानों में जो प्रदेश बसता है हम उसको आगे रख रहे हैं। क्या ये उसका जवाब बन पाएगा? क्योंकि चुनाव में तो दोनों दलों को जाना है। देखिए पुनीत जी, जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसको समग्र रूप में देखना चाहिए। आप भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के रूप में अभी देख रहे हैं 2 साल से। आप भूपेश बघेल जी को 5 साल के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देखिए पहले। तो एक कांग्रेस अध्यक्ष ने एक उस काम को जो नंद कुमार पटेल जी ने आधा छोड़ा था, जहां पर उनकी पार्टी सत्ता के करीब पहुंचकर सत्ता से वंचित रह गई थी, उन्होंने पार्टी को चार्ज करने का काम किया था नंद कुमार पटेल जी ने। और वो जब अपने अभियान के पीक पर थे तो एक दुर्घटना जो हुई सभी को मालूम है, जो बड़ा नक्सली हमला हुआ, उसके बाद कांग्रेस के सारे नेताओं को, बहुत बड़े नेताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहाँ से भूपेश बघेल जी की जो जर्नी है वो एक रिले रेस मान लें कि नंद कुमार पटेल जी ने वहाँ पर उनको वो डंडा दिया जिसको लेके आगे बढ़ना था। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने सबसे पहला काम किया, प्रदेश में एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया, खुद गाड़ी चला के दूसरे के साथ, और उन्होंने गांव-गांव तक, ब्लॉक तक कांग्रेस को चार्ज करने का काम किया। हर कार्यकर्ता के मन में ये जगाया कि भूपेश अपने हैं। टीएस सिंहदेव उनके साथ थे। उन्होंने गांव-गांव में और अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ मिलके घोषणा पत्र बनाने के लिए 1 लाख लोगों से मिलना। आप समझिए कि ये पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही थी। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, स्मार्ट वर्क। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्मार्ट वर्क में लगी थी, जो हम बोलते हैं ना, कंप्यूटर में बैठ के काम करना, कंप्यूटर शीट पे काम करना, और मिस कॉल से जो सदस्य बनाने का काम चल रहा था। ये तो नहीं बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का काम वो गलत था। भारतीय जनता पार्टी ने मिस कॉल से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन यहाँ पर शायद उनके कार्यकर्ता एग्जॉस्ट हो चुके थे 15 साल में, और उनको वो सरकार के स्मार्ट वर्क के साथ ना तो जनता का तालमेल हो पा रहा था और ना ही उनके कार्यकर्ताओं को तालमेल हो पा रहा था। तो भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल संघर्ष किया, जब कोई व्यक्ति विपक्ष में होता है और वो सदन का सदस्य भी होता है, तो उसके पास ऐसी सब चीज़ें आती हैं जिससे उसको पता चलता है कि सरकार की किन योजनाओं में क्या गड़बड़ियां हैं या क्या कमियां हैं। तो अब यदि आप 2 साल का भूपेश बघेल जी का कार्यकाल देखेंगे तो आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि सबसे पहले उन्होंने उन्हीं चीज़ों को चिन्हित किया जो छत्तीसगढ़ के लोगों की पीड़ा के कारण थे। जैसे टाटा की ज़मीन का मामला हो, उद्योगों की ज़मीन का मामला हो, चिटफंड कंपनियों का मामला हो। भाजपा की जो गलती है वो ये है कि भाजपा ने जो किसानों को धान का मूल्य देने की बात की थी वो उन्होंने नहीं दिया। बोनस 3 साल से नहीं दे रहे थे, उसमें उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी पार्टी के नेता बोलते भी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा के रखी थी जिसके कारण वो नहीं कर पाए। तो इन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ की क्या समस्या है, छत्तीसगढ़ के मासेस की क्या समस्या है, शहर के लोगों की क्या समस्या है, वो कहाँ पर पीड़ित हैं। तो उन्होंने उन सारे 36 बिंदुओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। और सरकार आते साथ उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? किसानों का कर्जा माफ़ करने का। फिर किसानों को बोनस देने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और ऐसी आप तमाम योजनाओं को देखते जाएंगे। वनवासियों के पट्टे की बात करें, और जैसे गोबर से लोगों को आय का जरिया बात करें, उसको फिर और जोड़ना। और जो इतने सालों में नहीं हुआ, मैं बार बार एक चीज़ क्या बोल रहा हूँ, जो 15 सालों में भाजपा जिन चीज़ों में चूक गई उन चीज़ों को ध्यान रखा गया। जैसे वनोपज में केवल 3 वनोपज का एमएसपी था, पहले इन्होंने 32 किया भूपेश बघेल सरकार ने, उसके बाद उसको 52 वनोपज उसमें आ गई हैं। तो आप समझिए कि कहाँ तक आदिवासी को लाभ, जब एक व्यक्ति के घर में पैसा आने लगता है और उसके आय का एक जरिया बन जाता है, तो वो निश्चित रूप से सरकार के प्रति सहानुभूति रखता। अब इतना बड़ा पेंडेमिक हुआ, पूरे देश में क्या स्थिति थी और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ ने कितने बेहतर तरीके से इसको डील किया है। आप पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश को देखें, जो इसका पेरेंट राज्य है, वहाँ पर जो कोरोना की स्थिति हुई, वहाँ पर आप जो कोरोना के पेशेंट हैं उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ दिन भर में कोई फ़ोन करके पूछता नहीं। यहाँ पर एक कोरोना पेशेंट को दिन में 5-5 बार फ़ोन आते हैं और उससे पूछा जाता है कि आपकी क्या स्थिति। ऐसी व्यवस्था, और यदि छत्तीसगढ़ में केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर टेस्ट ज़्यादा है और उनको टेस्ट के लिए लाया जा रहा है। और लेकिन जिस तरह छत्तीसगढ़ ने डील किया वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। और लोगों को रोजगार देना उस पेंडेमिक के टाइम में, और फिर इतना सारा औद्योगिक निवेश लेके आना। 70 MOU हुए हैं, करीब 40,000 करोड़ के, और 35 MOU अभी भी
पाइपलाइन में जो निकट भविष्य में हो जाएंगे, मेरे ख्याल से इस महीने में ही हो जाएंगे। तो कोई व्यक्ति यदि एक सिरे से दूसरे सिरे तक सोच रहा है और वो ये देख रहा है कि पिछली सरकार ने जो कर दिया वो तो उसके आगे जो करना है वो बाद में करेंगे, पहले उसमें जो करे हुए में जो कमियां थी उन्होंने उसको करेक्ट किया, तब आगे बढ़ने का रास्ता बनाया जाए। इसे हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर होमवर्क किया ग्राउंड पर जाकर, और इसके बाद जो कमियां थी उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी बना के पिछली जो रिले रेस की मशाल थी उसको तगड़े तरीके से आगे ले जाया गया। श्री जी, हमारे साथ में इस वक्त टी.एस. सिंहदेव साहब जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के। और जैसा आपने जिक्र किया अभी बताते बताते कि वो जो घोषणा पत्र बना था जनता के बीच जो सरकार क्या करेगी इसको ले जाने वाला, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिंहदेव जी हमारे साथ में। स्वागत है, शुभकामनाएं, क्योंकि 2 साल पूरी सरकार कर रही है। कुशल मैनेजमेंट की हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं सबसे पहले उस आयोजन पे आऊंगा जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राम अब याद आ रहे हैं, और अब चूंकि आगे राम मंदिर की पॉलिटिक्स पूरे देश में चर्चा में रहने वाली है, तो क्या कांग्रेस ने अभी से उसका सियासी तोड़ ढूंढ लिया कि हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, इस तरह की यात्राएं कर रहे हैं? इसमें देखें, आजादी के बाद जब से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया चालू हुई, 1952 में पहले चुनाव हुए, जनसंघ का गठन हुआ, उसके बाद जनता पार्टी 77 में आई और 80 के बाद में भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा। जब तक उनकी 2 सीटें नहीं हो गई थी पार्लियामेंट में, तब तक राम जी का नाम उनने भी नहीं लिया। तो एक पोस्चरिंग उन्होंने उस समय की थी, और ये महसूस किया गया कि जिस तरह से सोशल मीडिया में भी, टेलीविजन के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, रथ यात्राओं के माध्यम से भी एक वातावरण बनाने की उन्होंने कोशिश की और अंततः सफलता हासिल की। उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ऐसा दर्शाया कि मानो कि धर्म कर्म से तो कांग्रेस के लोगों का कोई मतलब ही नहीं, सेक्युलर का मतलब अधर्मी, यानी धर्म की बातों से इनका कोई औचित्य नहीं है या कोई इनको साहूकार नहीं है, इनको कोई लगाव नहीं है। ये ऐसा चित्रण करने में वो सफल हो गए थे। अब अगर कहीं भी कोई ऐसी बात आती है जिसमें कांग्रेस जब धार्मिक गतिविधियों से सार्वजनिक तौर पे जुड़े हुए नजर आते हैं, तो मान लीजिए कि अब इनको आपत्ति हो रही है, इनको लगता है कि ये तो हमारी जागीर थी, हमारा कार्य क्षेत्र था, ये कांग्रेस के लोग कैसे उसकी बात कर रहे हैं। तो राम जी या कोई भी हमारे देवता हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, वीणा वादिनी है, सरस्वती जी हैं, अनेकों देवी देवता हैं। इनको, जिनको चाहे कांग्रेस जन रहे हो चाहे अन्य दल के लोग रहे हो, जो आस्था रखते थे, करोड़ों भारतवासी जिनको पूजते थे और वो अर्चना करते थे, घरों में करते थे, इन्हें सार्वजनिक करके एक माहौल बदला। और मुझे लगता है कि राजनीतिक सफलता भी उस गाड़ी में, उस रथ में चल के उन्होंने हासिल कर ली। और आज अगर कांग्रेस की कोई गतिविधि उससे जुड़ती हुई दिखती है तो आपत्ति करने की बात नहीं होनी चाहिए। इतने आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, दुर्गा पंडाल बनते हैं, गणेश चतुर्थी का पूजन होता है, न जाने कितने और धार्मिक आयोजन होते हैं, छठ पूजा होता है, सभी में सभी लोग रहते हैं। प्रचार करके इन्होंने अपनी स्थिति ऐसी दर्शाने की कोशिश की कि मान लो कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि धर्म के प्रति रुचि ही ना हो। तो अभी कांग्रेस की गतिविधियां स्पष्ट तौर पे उन सच्चाइयों को दिखा रही हैं जिसको कांग्रेस ने कभी पहले प्रचारित नहीं किया था, कि कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम लोग, कार्यकर्ता, नेता, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र के हों तो वहां के देवी देवताओं को मानना, मनाना, करना, उन गतिविधियों से जुड़े रहना, चाहे शहर के हों चाहे अन्य प्रांतों के हों, सबकी आस्था देवी देवताओं में और प्राकृतिक शक्तियों में और दैविक और वैश्विक शक्तियों में बनी रहती थी। एक व्यक्ति या एक समूह दिखा रहा था, अब अगर दूसरा उससे जुड़ा हुआ दिख रहा है तो आपत्ति नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि कुशलता से राजनीतिक तौर पर ये परिपक्व जवाब है उस चीज का कि जो एक तरफ एक को पूरी तरह निगलेक्ट कर रहा था और अपने आप को पूरी तरह प्रोजेक्ट कर रहा था, तो अब इस मामले में भी कांग्रेस ने 23 और 24 के तहत कार्रवाई कम से कम प्रदेश में तो भरपूर कर ली? ये कहा जा सकता है, अगर उस दृष्टिकोण से देखेंगे। कांग्रेस ने निगलेक्ट कभी नहीं किया था, प्रचार नहीं किया था। ये सच्चाई है कि अगर मेला लगा है हर साल, हर 11 साल, हर 7 साल जो हमारे कुंभ मेला लगते हैं, कुंभ मेले में अगर जाके लोग श्रद्धालु सम्मिलित हो रहे थे तो क्या किसी राजनीतिक दल के थे? वो देश के थे, देश के श्रद्धालु थे
हर दल के लोग थे, बड़ी मात्रा में कांग्रेस के भी जुड़े हुए लोग थे, उन लोग जाके वहां करते थे। अंतर केवल इतना है कि कांग्रेस हर धर्म को कहती है कि उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने धर्म के मार्ग को अपनाने की। जो कांग्रेस से जुड़े हुए हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो हिंदू आस्था से जुड़ी हुई गतिविधियों को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान के चलते थे, दिखाते दर्शाते नहीं थे। अब दर्शा ये जरूर अंतर आया है, और राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए कि ये एक पोजिशनिंग कांग्रेस ने की है तो वो गलत नहीं होगा। चलिए एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ में शिरीष जी भी जुड़े हुए हैं, आप दोनों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सरकार के 2 साल पूरे हुए, प्रदेश ने क्या पाया, इस पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा जी हैं और टी एस सिंहदेव जी हैं। शिरीष जी। सिंहदेव साहब, जैसे आपने अभी जब हम ब्रेक पर जा रहे थे उसके पहले आपने बोला कि कांग्रेस ने एक पोजीशन ली है, मतलब एक स्टैंड लिया है एक तरह से कहा जाए। राम को लेकर आपने बोला कि पहले भी पूजा करते थे, सब करते थे, सारे तीज त्यौहार में शामिल होते थे, लेकिन उसका प्रचार नहीं करते थे। क्या सिंहदेव साहब ये माना जाए कि अब कांग्रेस की जो केंद्र की राजनीति होने वाली है, दूसरे राज्यों में कांग्रेस की जो राजनीति होने वाली है, वो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की कॉपी होगी या उसका एक्सटेंशन होगा, या ये सरकार एक मॉडल होगी? देखिए, आप लोग यहाँ पर 70 सीट की मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं। शायद कांग्रेस के पास इतना बड़ा बहुमत देश में कहीं नहीं है, और कांग्रेस की इतनी बड़ी स्वीकार्यता देश में कहीं नहीं है। जबकि पेरेंट स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन उनको सत्ता गंवानी पड़ी। और दूसरी बात, आपने एक जो अर्थ का मॉडल, एक आम जन का मॉडल और एक आदिवासियों के लिए मॉडल, हर चीज़ में जिस तरह से आपकी सरकार बढ़ के काम कर रही है, क्षेत्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय स्वाभिमान, क्षेत्रीय गरिमा, उन सब के साथ एक धर्म विशेष के साथ भी जो लोग जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी आपने एक, चूँकि रामचंद्र जी ने यहाँ पर बड़ा समय गुजारा, छत्तीसगढ़ से वो गुजरे भी और यहाँ पर समय भी बड़ा गुजारा, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप पूरे देश के सामने आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ मॉडल को एक सर्वव्यापी, देशव्यापी मॉडल बनाने जा रही है। ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं या अभी ही नहीं, अगर आप देखें तो इसके पहले भी हमारे पूर्व लीडर रहे हैं, वो भी कई गतिविधियों में जुड़े हुए दिखते थे, चाहे वो इंदिरा जी रही हो, चाहे सोनिया जी भी रही हो, चाहे राहुल जी भी रही हो। बल्कि उस समय भी मीडिया में कुछ लोग उस बात की आलोचना करते थे कि जनेऊ क्यों पहन रहे हैं, ये मंदिर में क्यों जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें कांग्रेस के हमारे वरिष्ठतम जो लीडर्स हैं, उनकी गतिविधि अगर मीडिया में आ गई तो उसकी आलोचना होने लगती थी। जो काम आदमी दिनचर्या में दैनिक रूप से एक निष्ठा और मान्यता के आधार पे अपने पुश्तों से काम करता चला आ रहा है, उसको भी अगर आपने कहीं मीडिया में दिखा दिया तो कांग्रेस के अगर कोई लीडर को उस स्थिति में दिखे तो वो एक आलोचना का पात्र बन जाते थे। अब छत्तीसगढ़ में भी जो दिख रहा है, इसमें कहीं नेगेटिविटी या कहीं कोई बैकफुट में जाने वाली बात नहीं दिख रही है आपको, कि एक गतिविधि चल रही है। रामगमन पथ को पर्यटन के दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार इसको प्रस्तुत कर रही है कि यहाँ राम जी के गाथाओं के साथ उनके जीवन की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो लेखनियां हैं, उससे जुड़े हुए जो पथ हैं या जो समय उन्होंने बिताया, शबरी जी की भी गाथा यहाँ से जुड़ी हुई है। सीता जी ने कहीं नहाया हो तो सीता कुंड के नाम से वहां पर है, कहीं सीतामढ़ी है, कहीं सीता जी के नाम पे गुफाएं हैं। कई केंद्र ऐसे हैं, कौशल्या जी का स्थल यहाँ माना जाता है, राम भाचा माने जाते हैं। तो ये सारी चीजें देश दुनिया में जिस प्रकार से चर्चा में आती है, आपको छत्तीसगढ़ में भी अब मीडिया के माध्यम से या सोशल के मीडिया के माध्यम से भी दिख रहा है। और उसमें कांग्रेस की सरकार आपको केवल परहेज करती भी नहीं दिख रही, हम यही काम करते थे, आज मीडिया में दिख रहा है। सिंघदेव साहब, मेरा चूंकि समय की कमी है तो आखिरी सवाल करना चाहूँगा। जो मेरा सवाल था वही है, क्या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का मॉडल देश में जो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से स्वीकार्यता बढ़ी है उसको काउंटर करने का एक मॉडल बनेगा? भाजपा तो इसका काउंटर करती हुई दिख नहीं रही है। आप देखें कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ क्या सलूक किया गया, किसानों के साथ की नीतियों को छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनाया। राहुल जी ने क्या वायदा किया था और उनकी सरकार पार्टी की जब छत्तीसगढ़ में बनी तो उन्होंने कैसे क्रियान्वित किया। यहाँ 2500 रुपया दे रहे हैं और दिल्ली की सरकार किसानों को पानी के बंदूक से बौछार में गीला कर रही है। बरसात
करके ठंड के दिनों में उनके बदन को गीला कर रही है। तो सोच जो दोनों के बीच में है, एक तरफ अदानी अंबानी को मजबूत करने का काम, केंद्र सरकार किसानों पे वाटर गन से प्रहार, और छत्तीसगढ़ में किसान और आमजनों को उनके कैसे हम जेब गहरे कर सकें, उनको कैसे हम मजबूत कर सकें आर्थिक रूप से, उनकी क्रय क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकें, ये छत्तीसगढ़ मॉडल आज आपको दिखा। वैसे भी अगर कहीं कोई अच्छी बात है और तगड़ा जवाब है तो इसे अपनाने में और इसे आगे बढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जो बार बार शिरीष जी कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर है कि जो माकूल जवाब और जिस अंदाज में जवाब आज के दौर में चाहिए वो यहाँ दिखता है। तो क्या अगर इसे आगे भी अपनाया जाता तो शायद कोई बुराई वाली स्थिति नहीं है। फिर से शुभकामनाएं, लेकिन ये दौर तो चलते रहेंगे, समीक्षा भी होगी, अंकों की भी बात चलेगी और आगे की चुनौतियों की। फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।